Hello everyone, welcome to this part of life processes. In the previous part, we had discussed about the structure and function of kidney, and in this part, we will talk about the structure and function of nephron. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले रिकॉल करना चाहूँगी किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, जिसे हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या क्या हैं। किडनीज़ हैं, ए पेयर ऑफ किडनीज़ पाई जाती हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। साथ ही साथ ए पेयर ऑफ यूरिटर्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है थर्ड पार्ट और ऑर्गन जिसे कह लें, जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर रहता है। और फोर्थ पार्ट है यूरिथ्रा, जिसके थ्रू फाइनली यूरिन एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो वो यूरिथ्रा हो गया। ठीक है, अगर लोकेशन की बात कर लें तो किडनीज़ कहाँ पाई जाती हैं? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एरिया। ठीक है, एब्डोमिनल एरिया की जो लोअर पार्ट है वहाँ पर किडनी प्रेजेंट होते हैं, ईदर साइड ऑफ द बैकबोन के इधर साइड में प्रेजेंट होते हैं। कौन? किडनीज़। और अगर कलर की बात कर लें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर शेप की बात कर लें तो किडनी बीन्स शेप का होता है। ठीक है, वेट की अगर बात करें तो 120 से 170 ग्राम होता है किडनीज। और राइट किडनी थोड़ा सा डाउनवर्ड्स की ओर टिल्टेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर के प्रेजेंस होने की वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम लोगों ने देखा। और फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड के अंदर से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में, उसे बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। एक्सेस अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर है तो उसको भी किडनी क्या करता है? रिमूव कर देता है। बॉडी के अंदर जो सॉल्ट एंड वाटर का क्वांटिटी है उसको बैलेंस करके रखता है, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो रेगुलेट्स करता है, मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन? किडनी। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। तो ये सारे हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लिया किडनी के बारे में। अब प्रीवियस पार्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि किडनी जो है, हर एक किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल एंड फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी है। जिस तरह से ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं उसे नर्व सेल्स कहते हैं, मसल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें मसल सेल्स कहते हैं, ठीक उसी तरह से किडनी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी बना किस चीज़ का है? नेफ्रॉन का। एक किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है, साथ ही साथ उसका फंक्शन भी समझना है, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। पहले देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी है। क्या है नेफ्रॉन? फंक्शनल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है, 2 किडनी हमारे पास होती हैं, तो ईच किडनी इज मेड ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। किडनी, हर एक किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स को कंटेन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को समझते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स हैज़ 2 पार्ट्स एंड दैट आर बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीनल कैप्सूल्स के भी 2 पार्ट हैं, एक है बोमेन्स कैप्सूल एंड दूसरा है ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? पीसीटी कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकेंड है लूप ऑफ हेनली, जो कि पिन शेप का होता है। और तीसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का डीसीटी, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्स के भी 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। अब थर्ड पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्या है? बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्लैक कलर का अगर आपको दिख रहा होगा
ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है कप शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, बोमेन कैप्सूल जो है कप शेप बैग होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है उसका अपर एंड, उसके अपर एंड में पाया जाता है कौन, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज डबल बाउंड स्ट्रक्चर एंड कर्व शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो जिसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे बॉडी के अंदर जगह जगह कैपिलरीज पाया जाता है। तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी पूरा कैपिलरी का नेटवर्क होता है किसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, यहीं पर ग्लोमेरुलस में होता है। ये स्टेनर की तरह काम करती है, यहाँ पर ब्लड फिल्टर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रीनल आर्टरी, ब्लड, इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी से किडनी तक किस रास्ते से जा रहा है, रीनल आर्टरी। याद रखनी है बात कि रीनल आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। ठीक है, रीनल आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, यहाँ पर रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है और लेके आती है कहाँ तक, यहाँ ग्लोमेरुलस तक। किसके थ्रू ला रही है, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आर्टरीज यहाँ ब्रांचेस में बट गई हैं और उसी आर्टरी को आर्टेरियोल कह रहे हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। इसकी वॉल्स थिक होती हैं। याद रखनी है बात कि इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अब यहाँ फिल्ट्रेशन का काम होगा, जो भी फिल्टर्ड ब्लड होगा उसे अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, अब उसे इम्प्योर ब्लड ना कह के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू कहाँ जाएगा, ये कैपिलरीज में। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू कहाँ जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू होता ही हुए। देखिए ये सारे कैपिलरीज हैं, रेड कलर का जो भी है यहाँ स्ट्रक्चर, ये कैपिलरीज है जो कि फाइनली फिल्टर्ड होने के बाद से ये रीनल वेन्स में चला जाएगा, जहाँ से फिर ब्लड डिफरेंट पार्ट्स तक, प्योर ब्लड जो कि फिल्टर्ड हो चुका है फाइनली, और फाइनली फिल्टर्ड होने के बाद से ये रीनल वेन्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी से होता हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ ग्लोमेरुलस तक पहुंचा है, वहाँ फिल्ट्रेशन का फर्दर काम हुआ है। अब इसे ब्लड ना कह के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह देंगे। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर बोमेन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस से बाहर निकलेगा कैपिलरीज के रूप में और नेफ्रॉन के चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा, और फाइनली जब इसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, रीनल वेन्स। रीनल वेन्स कैरीज प्योर और फिल्टर्ड ब्लड। याद रखना है कि रीनल वेन्स यहाँ पर प्योर और फिल्टर्ड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर देख लिया कि बोमेन्स कैप्सूल देख लिया जो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो कि अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। ये बोमेन कैप्सूल का जो लोअर पार्ट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, रीनल ट्यूबुल्स कहते हैं। इस रीनल ट्यूबुल्स के 3 पार्ट हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो बोमेन कैप्सूल के जस्ट बगल में जो ट्यूब्स का पार्ट है उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं। ये आगे एक्सटेंड होता हुआ ये पिन शेप्ड स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर का। यहाँ मैंने ब्लैक कलर से लूप ऑफ हेनले को रिप्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की जो है उसमें जो स्ट्रक्चर है उसी को मैंने यहाँ समझाया है। तो वहाँ येलो कलर से जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर का उसके रीनल आर्टरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसे मैंने रेड से ही दिखाया है, और ब्लू से रीनल वेन्स को दिखाया गया है, वो मैंने ब्लू से किया है। बस फ़र्क इतना है कि येलो से जो चीज़ें बुक में दिखाई गई हैं एनसीईआरटी 10th में, वो मैंने यहाँ ब्लैक से दिखाया। तो ये लूप ऑफ हेनली है, ये पिन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि जाके कहाँ टर्मिनेट करती है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में
ये टर्मिनेट कर जाती हैं, एंड कर जाती हैं। तो ट्यूब का वो हिस्सा जो कि कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ होता है उसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ क्या है, जहाँ पे कि फाइनली यूरिन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरी तरह से यूरिन बनने के बाद से जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वही पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से कि बोमेंस कैप्सूल क्या है। कप शेप बैग होता है, प्रेजेंट होता है अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुल इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस क्या है, इज प्रेजेंट, दैट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। याद रखना है कि टफ्ट और ब्रांच ऑफ या नेटवर्क कह लीजिए कैपिलरीज का है, डैट फिल्टर्स द ब्लड। ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना। इट रिसीव्स द इम्प्योर ब्लड, बॉडी से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द रीनल आर्टरी। ये बात याद रखनी है कि इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, रीनल आर्टरी से आ रहा है वाया एफरेंट आर्टेरियोल। ये भी याद रखनी है बात, रीनल आर्टरी और एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल का वॉल जो है थिक होता है। अब जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो इम्प्योर ब्लड चला गया एक बार, वंस इट एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस देन इट वुड बी नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो अब फिल्ट्रेट के रूप में ये बाहर निकलेगा। यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने समझाया है कि एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू होता हुआ ये कैपिलरीज के अंदर अटैच्ड है, और फाइनली ये जो कैपिलरीज नेफ्रॉन को घेरे हुए हैं वो फाइनली कहाँ चला जाएगा, रीनल वेन्स में, जब फाइनली ब्लड का प्योरिफिकेशन हो चुका होगा, ठीक है। फिल्ट्रेट में देख लेते हैं कि क्या क्या अच्छी और बेकार चीज़ें हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ ब्लड में, इम्प्योर ब्लड में प्रेजेंट है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट हैं जिनका फर्दर प्योरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस देख लिया हमने। अब आते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। द लोअर एंड ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल इज कनेक्टेड विद द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स से जो लोअर पार्ट बोमेन्स कैप्सूल का है वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, जिसे पीसीटी हमने देख लिया। अब पीसीटी का क्या काम है ये देखते हैं। हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये देखिए कितना ये कॉइल्ड है, कितना ट्विस्टेड है। क्यों इतना ये ट्विस्टेड है, क्योंकि ताकि रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड के पास जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था, ब्लड वेसल, वो एब्जॉर्ब कर चुका था, ठीक है। और फिर वही ब्लड यहाँ पर आया है फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में। तो क्या होता है कि यहाँ पर इसके वेस्ट तो बाहर निकलते ही हैं, साथ ही साथ जो भी चीज़ें, तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स जो इस ब्लड में प्रेजेंट है उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो पीसीटी का काम है रीअब्जॉर्प्शन का, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें थे उसे वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। हाईली कॉइल्ड ट्यूबल्स हैं, तो ट्यूब्स इनके होते हैं कॉइल्ड, ताकि ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर एरिया प्रोवाइड कर पाएँ फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि किस फॉर्म में है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सब हम लोगों ने देखा है कैसे इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कह लीजिए, वाटर, ये बैक टू द ब्लड। द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज डन बाय द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब आ जाते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये स्ट्रक्चर है, यू शेप का भी है और पिन शेप का भी है, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है, प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का क्या काम है, मेंटेन करके रखता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि बॉडी में जो भी सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं और वाटर प्रेजेंट है, उनकी जो क्वांटिटी है उनको बैलेंस करके रखता है। कौन, लूप ऑफ हेनले plays significant role in the maintenance of osmoregulation. That means it regulates or activates optimum temperature of water and salt in the tissues and body fluids. हमारे बॉडी थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है,
DCT दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि PCT क्या है, बोमेन कैप्सूल के ठीक जो क्लोज पार्ट है ट्यूब का जो हिस्सा है उसे PCT, और जो कलेक्टिंग डक्ट के पास जो ट्यूब का हिस्सा है उसे DCT, और बीच का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो DCT का क्या फंक्शन है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, कुछ चीज़ें तो PCT ने रीएब्जॉर्ब कर लिया है, अब बची कुछ चीज़ों को जैसे कि सोडियम हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स रीएब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए, हम लोगों ने देख लिया रीनल ट्यूबल्स का। अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट, थर्ड पार्ट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, लॉन्ग डक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या है, लॉन्ग डक्ट है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो एनाटॉमी जो इनसाइड किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉर्टेक्स और मेडुला दो जोन में बटा हुआ है, कॉर्टेक्स जो कि आउटर जोन है और मेडुला जो कि इनर जोन है। तो ये नेफ्रॉन का जो ये स्ट्रक्चर है इस तरह से अरेंज रहता है कि इसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है जबकि कुछ पार्ट मेडुला में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंस यानी कि ये कहाँ तक फैला हुआ रहता है, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला, मेडुला के बिल्कुल इनर पार्ट तक ये प्रेजेंट रहता है। कौन, कलेक्टिंग डक्ट, एंड फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन टेक्स प्लेस इन दिस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इस नेफ्रॉन का क्या काम है, यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। तो यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला क्या है, फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या है, सेक्रीशन। 3 प्रोसेस से यूरिन फॉर्म्ड होगा बाय नेफ्रॉन। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या हुआ, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन का फॉर्मेशन करता है नेफ्रॉन बाय फिल्टरिंग द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, एक तो ब्लड फिल्टरेशन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का होता है, रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड स्टेप क्या होता है, सेक्रीशन का, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स से, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ग्लोमेरुलस ने किया, रीएब्जॉर्प्शन का काम रीनल ट्यूब्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ रीनल ट्यूबल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सेक्रेट भी हो रही हैं जिससे कि यूरिन फॉर्मेशन में भी मदद मिलेगी और प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड में भी, ठीक है। तो सब कुछ होने के बाद से जो प्योर ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड है, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया रीनल वेन्स में, ठीक है। और जो भी इम्प्योरिटी बच गई है यूरिन के रूप में, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि कंटेन करेगा यूरिया और यूरिक एसिड, वो कहाँ पहुँचेगा, कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट में पूरी तरह यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है। तो यूरिन का फॉर्मेशन फाइनली हो चुका है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से ये रीनल पेल्विस तक पहुँचेगा और रीनल पेल्विस से यूरीटर जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो इसको कैरी करके कहाँ लाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहेगा और फिर फाइनली ये एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू। कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ऑलमोस्ट 1200 ml ऑफ ब्लड 1 मिनट में फिल्टर करता है बाय द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। जैसे कि 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट होता है और कई बार किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। फिर एडल्ट ह्यूमन की अगर बात कर लें कि कितना यूरिन फॉर्मेशन होता है, कितना यूरिन एक्सपेल्ड होता है, तो ऑलमोस्ट एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सपेल्ड आउट होता है
एक दिन में। यूरिन क्या है, पेल येलो लिक्विड होता है जिसका पीएच क्या है 6.0 है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये यूरिन के बारे में हो गया। और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी हमने देख लिया जिसका कि 3 पार्ट है। फंक्शन नेफ्रॉन का क्या है, फाइनली ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है, ब्लड को फिल्टर कर देता है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी वेस्ट हैं उनको यूरिन के थ्रू यूरिया और यूरिक एसिड और दूसरे वेस्ट मटेरियल के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन करके बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।